स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आचार्य फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि एक वैद्युत द्विध्रुव को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले कुल बलों का योग शून्य होता है और विशेष परिस्थितियों में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान भी शून्य पाया गया। अर्थात हमारा विद्युत द्विध्रुव जो है साम्यावस्था में था और वो साम्यावस्था एक तो स्थायी थी, एक अस्थायी थी। तो इसी द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था को कैसे चेक करते हैं कि वो स्थायी साम्यावस्था में है या अस्थायी साम्यावस्था में है, ये आपने जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, प्रमेय है, जिसको हम गाज का नियम या गाज की प्रमेय कहते हैं, उसको समझते हैं और उसकी जो एप्लीकेशन है, कुछ अनुप्रयोग हैं, उनको भी देखते हैं। तो ये गाज की प्रमेय के समझने से पहले हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने विद्युत बल रेखाओं को तो पढ़ रखा है, तो उसी की सहायता से हम विद्युत फ्लक्स को भी परिभाषित करते हैं। वो क्या है? यदि मान लिया कोई पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है और विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव लंबवत ही हो, तो हमें जनरल बात भी करनी पड़ेगी। तो यदि मान लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत नहीं है और वो क्षेत्रफल सदिश के साथ कुछ कोण बना रही है, तो हम विद्युत फ्लक्स को कैसे परिभाषित करते हैं उसको आइए समझते हैं। यहां ये बात जान लीजिए कि क्षेत्रफल सामान्य रूप से एक अदिश राशि है, मतलब उसकी कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन यहां हम क्षेत्रफल को एक सदिश राशि की भांति जो है देखेंगे और उसके हिसाब से उसकी दिशा भी होगी। ये सब बातें जानने के लिए आइए देखते हैं और समझते हैं। तो हमने विद्युत फ्लक्स को सामान्य रूप से जो परिभाषा लिखते हैं उसको मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, नोट कर सकते हैं। किसी समतल पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स फाई, ये फाई बना हुआ है, समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, तथा फ्लक्स जो फाई है वो क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। तो इस तरह से ऐसे पृष्ठ जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, या कहें जो है विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के तल के लंबवत है, तो इससे गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या या कहें विद्युत फ्लक्स जो होता है वो ई गुणा ए के बराबर होता है। ए क्या है? क्षेत्रफल। अब यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ तल के लंबवत न होकर सदिश क्षेत्रफल सदिश के साथ कोण थीटा बना रहा है, ये देखिए, ये क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर की दिशा जो हमेशा उस पृष्ठ के तल के लंबवत ली जाती है। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव उस पृष्ठ, उस दिए गए पृष्ठ के तल के लंबवत ली जाती है। यदि वो पृष्ठ बंद होता है, बंद पृष्ठ है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव उस पृष्ठ पर बाहर की ओर डाले गए लंब की दिशा में ली जाती है। तो क्षेत्रफल की दिशा बंद पृष्ठ के लिए सदैव उस बंद पृष्ठ के तल पर डाले गए लंब, और वो लंब बाहर की ओर डाला जाना चाहिए, अंदर की ओर नहीं। भाई पृष्ठ है, मान लिया कोई गोला है और गोले के किसी
गोले के तल पर स्थित किसी बिंदु पर हम यदि लंब डालेंगे तो बाहर की ओर डालेंगे, अंदर की ओर नहीं डालेंगे। तो जो बाहर की ओर लंब डाला जाएगा उस दिशा में क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। हालांकि यहां पर पृष्ठ जो है बंद नहीं है, हमने इस क्षेत्रफल इस तल के पर लंब डाला है और यही दिशा जो है क्षेत्रफल सदिश की हो गई है। और जो विद्युत क्षेत्र है E वो इस क्षेत्रफल सदिश के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो विद्युत फ्लक्स इस केस में क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र E का क्षेत्रफल सदिश की दिशा में वियोजित भाग गुणा पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फाई बराबर फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा E cos थीटा। E cos थीटा क्या है? इस विद्युत क्षेत्र का इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा में वियोजित भाग है और गुणा क्षेत्रफल, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फाई बराबर E a cos थीटा, इसको हम E वेक्टर डॉट A वेक्टर भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पर क्या है कि ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत है, कांस्टेंट है, क्षेत्रफल भी कांस्टेंट है ना। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत न हो तो जो है परिभाषा थोड़ी बदल जाती है और विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। अतः फ्लक्स फाई बराबर होता है, देखिए समाकलन का निशान लगा दिया, ये छोटा सा यस लिख दिया और लिख दिया E डॉट ds। E तो विद्युत क्षेत्र है की तीव्रता है और ds जो है वही क्या है? सदिश क्षेत्रफल का छोटा सा भाग है, अति सूक्ष्म सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश का मान लिया गया। जैसे ये छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है, ये ds है जिसको हम क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। तो इसकी दिशा ले ली हमने एक बाहर की ओर और ये यहां पर हमने E विद्युत क्षेत्र की दिशा ली है और ds और E के बीच कोण थीटा है। तो फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा E ds cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट है ये दो वेक्टरों का, जब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट से डॉट हटाते हैं तो cos थीटा लगा देते हैं, E ds cos थीटा, और ये समाकलन है, पृष्ठ समाकलन है। तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, वेक्टर नहीं है, अदिश राशि है और इसका मात्रक जो है निकाल सकते हैं हम, ये इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है न्यूटन बटे कूलाम्ब होता है। तो न्यूटन बटे कूलाम्ब गुणा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का वर्ग। तो इस तरह से न्यूटन बटे कूलाम्ब और ऊपर जो है मीटर स्क्वायर रहेगा। शॉर्टकट में हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम्ब टू द पावर -1 लगा देंगे इसकी पावर गुणा मीटर का वर्ग। अब हम कुछ विशेष परिस्थितियों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फ्लक्स जो है धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है या फिर ऋणात्मक भी हो सकता है, इसकी बात करते हैं। आप नोट कर लीजिए पूरा। विशेष परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, अर्थात विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है। ये स्थिति है, देखिए ये मान लिया कोई पृष्ठ है और E की दिशा यही है और A की भी दिशा यही है। तो इस तरह से E और A के बीच कोण का मान जो है वो 0 हो जाता है और फ्लक्स फाई बराबर हो जाता है, जनरल फार्मूला लिख रहे हैं E ds cos 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा E
cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 होती है, तो ई डी एस हो गया, जो कि अधिकतम होगा। ये फ्लक्स जो है वो अधिकतम होगा और धनात्मक होगा, अधिकतम और धनात्मक। दूसरा केस लेते हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला देखिए केस। ये मान लिया कोई पृष्ठ है ऐसे, अब ई इस दिशा में है और इस तल पर डाला गया लंब जो है वो इस दिशा में है। एरिया वेक्टर जिसको कहते हैं क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये है, ई की दिशा ये है, तो 90 डिग्री कोण हो गया। तो इस स्थिति में फ्लक्स जो है पाई बराबर हो जाएगा ई डी एस कॉस 90 डिग्री। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉस 90 की डिग्री का मान 0 होता है, तो फाई का मान यहां पर 0 हो जाएगा। मतलब इस पृष्ठ से कोई भी विद्युत बल रेखाएं पास नहीं हो रही होंगी। अब तीसरा एक केस और लेते हैं, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री वाला केस देखिए, ये मान लिया पृष्ठ है और इस पृष्ठ से जो है ई की दिशा ये है और पृष्ठ के ये जो पृष्ठ हमने लिया है इसका बायां तल ले, तल कौन से ले रहे हैं, दायां नहीं, बायां तल ले और बाएं तल पर डाला गया लंब, देखिए लंब सदैव जो है पृष्ठ के बाहर की ओर डाला जाता है, तो ये हो गया क्षेत्रफल सदिश की दिशा। यहां पर ई और ए के बीच में 180 डिग्री है कोण, तो यहां पर विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर जा रही हैं। हम ऐसे भी पृष्ठ बना सकते हैं, ये वाला देखिए, इसको समझ लीजिए, ऐसे पृष्ठ ये है कोई, और इस तल पे इसके इस घन के बाएं पृष्ठ पर यदि हम वो देखें, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और इस बंद पृष्ठ, घनाकार बंद पृष्ठ पर के बाएं तल पर जो लंब डाला जाएगा वो बाहर की ओर लिया जाएगा और जो बाहर की ओर लंब डाला जाता है उसी दिशा में जो है क्षेत्रफल सदिश की दिशा ली जाती है। तो ये कोण जो है यहाँ पर ई और ए के बीच में 180 डिग्री का कोण है, तो फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा ई डी एस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का मान होता -1, तो ये ऋणात्मक आएगा ई डी एस। इसका मतलब जो है प्रवेश करने वाला किसी तल में प्रवेश करने वाला फ्लक्स जो होता है, प्रवेश करने वाला फ्लक्स ऋणात्मक होता है, फ्लक्स जो है मतलब विद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ के अंदर जा रही हैं, तो जो फ्लक्स आएगा वो ऋणात्मक आएगा। हाँ, यदि हम निकलने वाला फ्लक्स लेंगे, किसी पृष्ठ से बाहर की ओर यदि बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, जैसे कि ये इसका दायां पृष्ठ लें, तो देखिए ई की दिशा ये हो गई और इस दाएं पृष्ठ पर डाला गया लंब, बाहर की ओर डाला गया लंब की दिशा भी ई की दिशा में होगी, मतलब हमारा क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में होगा। तो निकलने वाला फ्लक्स जो होगा, किसी तल से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो धनात्मक होगा। अब हम क्षेत्रफल सदिश के बारे में थोड़ा सा हम समझ लें कि क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि हम यहाँ पर क्षेत्रफल को एक सदिश राशि ले रहे हैं और क्षेत्रफल सदिश का रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए क्षेत्रफल सदिश को थोड़ा समझते हैं। क्षेत्रफल सदिश, इसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर। तो यहां पर एक बात नोट कर लें, किसी बंद पृष्ठ
के लिए क्षेत्रफल की दिशा सदैव उस पृष्ठ पर बाहर की ओर डाले गए लंब की दिशा में ली जाती है। किसी बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल को हम सदिश राशि ले रहे हैं, तो क्षेत्रफल की दिशा सदैव उस पृष्ठ पर बाहर की ओर डाले गए लंब की दिशा में ली जाती है। जैसे ये एक हमारा बेलनाकार बंद पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर, ऊपर वाले पृष्ठ पर क्षेत्रफल ये हुआ, इस पर बाहर की ओर जो लंब डाला जाएगा वही इस क्षेत्रफल की दिशा होगी। ये जो है, ये वाला तल जो वक्र तल है, इस पर लंब जो डाला जाएगा वो ऐसे होगा बाहर की तरफ, क्षेत्रफल की दिशा ये हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा इस डाले गए लंब की दिशा में बाहर की ओर जो लंब डाले जाएंगे उसी दिशा में इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। इसी तरह से जैसे मान लिया ये ऐसा पृष्ठ है, ये, तो इसके जो तल होंगे विभिन्न तल हैं, और इस तल पर डाला लंब, बाहर की ओर लंब डाला जाएगा तो इस पर क्षेत्रफल की दिशा होगी ये इस तल पर ये होगी, इधर वाले पर ये होगी क्षेत्रफल सदिश की दिशा, नीचे वाले पे बाहर की ओर जो लंब डाला जाएगा उस दिशा में क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। यदि पृष्ठ बंद है तो याद रखिए कि जो उस तल पर, बंद पृष्ठ के विभिन्न तलों पर बाहर की ओर डाले गए लंब की दिशा में ही क्षेत्रफल सदिश की दिशा ली जाएगी। अब हम बात करेंगे गॉस प्रमेय की, गॉस नियम की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और बहुत आसान है, और इसी फ्लक्स पर, विद्युत फ्लक्स पर ही आधारित है। तो गॉस की नियम, गॉस प्रमेय की सहायता से हम विभिन्न परिस्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो गॉस का नियम या प्रमेय गॉस लॉ, या क्या कहें थ्योरम। इस नियम के अनुसार किसी वायु में उपस्थित, वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स मान उस पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/, स्थित कुल आवेश का 1/ε0 उस कुल आवेश का 1/ε0 क्या होता है, विद्युतशीलता है वायु
या निर्वात की उस आवेश का 1/भाग होता है। वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई का मान उस पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 वहाँ भाग होता है, ऐसे लिख सकते हैं, वहाँ भाग होता है। यानी फाई बराबर होता है E.ds बराबर होता है Q/, यहाँ आवेश Q जो है, आवेश Q उस पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश का मान है। अब अपनी भाषा में इसको और भी कई तरीके से लिखा जा सकता है कि वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स क्यों कह सकते हैं, तो विद्युत फ्लक्स फाई का मान उस पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 वहाँ भाग होता है। ऐसे मैथमेटिकल रूप में लिख सकते हैं। अब हम इसकी कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन सीखेंगे और इससे स्पष्ट है कि केवल इसी पृष्ठ के अंदर जो आवेश रहेगा केवल उसी को हम लेंगे। यदि पृष्ठ से बाहर कोई आवेश स्थित है उसका कोई प्रभाव उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स पर होगा, मतलब बाहर वाला आवेश कोई प्रभाव नहीं डालेगा उस पृष्ठ से निकलने वाले या गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स पर, अंदर वाला आवेश ही प्रभावित करेगा। अच्छा, एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो उसमें एक शब्द बार बार आता है, वो है गाजियन पृष्ठ। गाजियन पृष्ठ के बारे में थोड़ी हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि फिर आप बाद में बीच में फिर बताना पड़ेगा। तो गाजियन पृष्ठ क्या होता है? गाजियन पृष्ठ, गाजियन पृष्ठ इसको हम गाजियन सरफेस बोलते हैं। यह एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जो दिए गए आवेश वितरण, आवेशित वस्तु लिख सकते हैं, आवेशित वस्तु या आवेश वितरण को बद्ध करता है। कोई भी हम एक पृष्ठ लेते हैं, वो गोलाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, जो है घनाकार हो सकता है, और ये हम जो लेते हैं गाजियन पृष्ठ, वो उस आवेश वितरण के आधार पर ही निर्धारित करते हैं कि पृष्ठ हम गोलाकार लें, बेलनाकार लें, घनाकार लें, कैसा लें। तो इसलिए हमें इसकी कुछ जो है विशेषताएं ध्यान में रखनी पड़ती हैं उस आवेश वितरण को ध्यान में रखते हुए। तो इसकी गाजियन पृष्ठ की विशेषताएं, नंबर 1, यह पृष्ठ जो लिया जा रहा है काल्पनिक पृष्ठ दिए गए आवेश वितरण या आवेशित वस्तु के सममिति होना चाहिए।
होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, आवेश वितरण जो दिया गया है, उस वितरण को ध्यान में रखते हुए लिया गया गाजियन पृष्ठ जो है वो उस आवेश वितरण के सममित सिमेट्रिकल होना चाहिए तथा पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होनी चाहिए। नंबर 2, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए, उस बिंदु से गुजरना चाहिए। और एक अंतिम तीसरा है, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ जो लिया गया है पर लिया गया क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र ई के बीच कोण नियत होना चाहिए। यानी कोण का मान जो होगा वो या तो 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, है ना। मतलब ऐसा ना हो कि पृष्ठ के विभिन्न बिंदुओं पर जो है क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच का कोण बराबर बदल रहा है। पूरा एक क्षेत्रफल लिया और उस क्षेत्रफल को पर डाले गए जो है क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच का कोण जो है एक जैसा हो। मान लिया जो है क्षेत्रफल दूसरा लेते हैं उसी वस्तु का, मान लिया हमने बेलनाकार गाजियन सरफेस लिया और बेलनाकार गाजियन सरफेस में क्या होते हैं, 2 प्लेन सरफेस होते हैं, समतल पृष्ठ होते हैं, और एक जो है पृष्ठ जो होता है वो वक्राकार होता है, वक्र होता है, कर्व होता है। तो 2 तरह के तल हो गए। तो समतल तल पर जो हम क्षेत्रफल सदिश लेंगे और ई के बीच का कोण लेंगे वो कुछ हो सकता है, और लेकिन पूरे समतल पृष्ठ पर कोण जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। इसी तरह से मान लिया हमने वक्र पृष्ठ लिया, तो वक्र पृष्ठ पर डाले गए क्षेत्रफल सदिश, लिए गए क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच का कोण पूरे वक्र पृष्ठ पर एक जैसा ही हो। वो 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है। तो हमें क्या होगा कि इस गॉज के नियम को लगाने में आसानी होगी। होने को तो कोई भी कोण होगा, गॉज का नियम लग सकता है, लेकिन फिर कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ये ध्यान में रखते हैं कि जो हम गाजियन पृष्ठ लेते हैं वो इन विशेषताओं को जो है ध्यान में रखते हुए ही लेते हैं। अब हम बात करेंगे गॉज के नियम का अनुप्रयोग। नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉज लॉ। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस नियम की सहायता से हम विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं।
तो पहला हम केस लेते हैं, वो है हमारा अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर एक तार है, पतला तार है, इसकी लंबाई अनंत है और ये मान लिया धनावेशित है। अब इस आवेश वितरण को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसा गाजियन पृष्ठ लेंगे जो कि इस आवेश वितरण को इनक्लोज करता हो, बद्ध करता हो। तो वो यहां पर होगा एक बेलनाकार पृष्ठ, और उस बेलनाकार पृष्ठ के अक्ष पर इस तार को लेंगे, और कितनी त्रिज्या का लेंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो बिंदु इस आवेश वितरण से कितनी दूर है। मान लिया बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये जो बिंदु P है इस आवेश वितरण से r दूरी पर है। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हम गाजियन पृष्ठ बेलनाकार लेंगे और उसकी त्रिज्या जो है वो होनी चाहिए r। तो देखिए ये हमने एक काल्पनिक पृष्ठ लिया है, बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ लिया है, इसकी त्रिज्या r है, क्योंकि बिंदु P जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो इस आवेश वितरण से r दूरी पर स्थित है। लंबाई इस बेलन की मैंने l ले ली है। यहां पर हम सीधे लिखते हैं कि तार का रैखिक आवेश घनत्व, ये हम इसके बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं। रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/r। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इससे हम Q का मान निकाल सकते हैं। Q बराबर हो जाएगा λL, जहां जरूरत पड़ेगी तो वहां पर ले लेंगे इसको। तो यहां पर हमने गाजियन पृष्ठ लिया, बिंदु वही बात है कि बिंदु P जो कि आवेशित तार से r दूरी पर स्थित है, अतः हम त्रिज्या r का एक बेलनाकार गाजियन पृष्ठ लेते हैं जो कि बिंदु P से गुजरता है। अतः जो ये आवेशित तार है वो इस बेलनाकार गाजियन पृष्ठ के अक्ष पर स्थित होगा। अब यहां पर देखिए दो प्लेन सरफेस हैं। जो गाजियन सरफेस लिया गया है, गाजियन पृष्ठ लिया गया है, उसके दो प्लेन सरफेस हैं और ये एक वक्र पृष्ठ है। तो यहां पर हम लंब डालते हैं बाहर की तरफ इस पृष्ठ पर, तो यही हमारा एरिया वेक्टर की दिशा हो जाएगी। ds यहां लिख रहे हैं हम, जनरल वाला केस लेते हैं ds, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस बाहर की तरफ होगी क्योंकि ये धनात्मक आवेश है। ठीक है। अब इस पृष्ठ देखिए, इस पृष्ठ को लीजिए, यहां पर जो हम छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे
उसकी दिशा बाहर की तरफ डाले गए लंब की दिशा में होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही होगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी कोई छोटा सा क्षेत्रफल ds लिया, यहाँ पर हमने बाहर की तरफ लंब डाला, वो क्षेत्रफल सदिश हो गया और E की दिशा ये हो गई। तो यहाँ पर E और ds के बीच में 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर 0 डिग्री का कोण है। तो लिए गए गाजियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, और ये हम कैसे निकाल रहे हैं? गॉस के नियम से निकाल रहे हैं। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, गॉस के नियम से लिए गए गाजियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर होता है इस पृष्ठ पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन E डॉट ds, और ये पृष्ठ बंद है तो इसलिए हम बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पर ये जो है सर्किल गोला बना देते हैं या कहें वृत्त बना देते हैं। इस तरह से ये दर्शाता है कि हमारा पृष्ठ जो है वो बंद पृष्ठ है। तो और यहाँ पर यस लिख दिया, यस का मतलब होता है पृष्ठ समाकलन। तो बराबर हो जाएगा, अलग अलग जो है तलों के लिए समाकलन हम करेंगे। तो ये देखिए पहला जो है ये, इसको हम प्लेन सरफेस ले रहे हैं, ये भी प्लेन है, और ये जो है हमारा कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस के लिए C लिखेंगे, प्लेन सरफेस के लिए P लिखेंगे। तो इसको हम पूरे पृष्ठ को, जो गाजियन पृष्ठ है उसमें दो समतल पृष्ठ हैं, एक जो है वक्र पृष्ठ है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है लिख रहे हैं। तो एक तो कर्व सरफेस के लिए E डॉट ds लिखेंगे, और दो प्लेन सरफेस हैं उनके लिए भी अलग अलग लिखेंगे। और ये कितना के बराबर होगा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम से लिख दिया। अब हम इसको जो है ये सब जगह E और ds का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हम हल करें तो देखिए कर्व सरफेस के लिए जो E और ds के बीच कोण 0 डिग्री का है तो E ds cos 0 डिग्री लिखेंगे, प्लस प्लेन सरफेस के लिए E ds cos 90 डिग्री लिखा, दूसरे के लिए भी वही लिखा, E ds cos 90 डिग्री बराबर हो गया Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखिए ये मान याद रखें, Q की जगह पर हम लैम्डा L लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो है टर्म 0 हो जाता है, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा, यानी क्या बचेगा कि E ds cos 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन। बाकी सब 0 हो गए, ये 0 है, ये भी 0 है, ये दोनों 0 0 हो गए, तो इसकी जगह 0 0 लिख दिया, केवल ये बचा, तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए पृष्ठ जो कर्व पृष्ठ है, वक्र तल है, उसके सभी बिंदुओं पर E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट है, नियत है, क्योंकि इसका जो वक्र पृष्ठ है वो इस रैखिक आवेश से समान दूरी पर है। तो E को हम बाहर निकाल लेते हैं और ये ds का समाकलन करते हैं। ds क्या है? एक छोटा सा लिया गया क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ पर लिया गया छोटा सा क्षेत्रफल है Q बटे एप्सिलॉन। अब हम इसका समाकलन करेंगे का मतलब क्या हुआ? पूरे पृष्ठ का बेलनाकार बेलन का जो वक्रीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल यहां लिखेंगे। तो E इंटू 2πr/L ये क्षेत्रफल हो गया इस बेलन के वक्र पृष्ठ का, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर हो गया Q बटे 2πε0RL, ठीक है, 2πε0RL। अब Q का मान मैंने कहा था हम लैम्डा L लिख सकते हैं। लैम्डा क्या है? रैखिक आवेश घनत्व है इस आवेशित तार का,
तो बराबर हो जाएगा लैम्डा एल बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, ये एल एल कट जाएगा, तो ई का मान आ गया लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फाइनल हमारा फार्मूला आ गया है कि किसी अनंत लंबाई के आवेशित पतले तार के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। और इससे पता लग रहा है कि ई जो है प्रोपोर्शनल टू 1/r है, ई अनुक्रमानुपाती है 1/r, या कहें जो विद्युत क्षेत्र जो है उस बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। 1/r के तो अनुक्रमानुपाती है, लेकिन जो है r के, r क्या है, उस बिंदु की दूरी है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, तो उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है विद्युत क्षेत्र। तो यदि हम इसका ग्राफ खींचें तो इस तरह से कर्व ग्राफ आएगा, ई और आर में खींचा गया ग्राफ, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। अब हम अगली एप्लीकेशन लेते हैं, अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर। अनंत लंबाई की चादर होगी, अनंत यहां पर विस्तार, अनंत विस्तार की समरूप एक जैसे आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछी जा सकती है। सभी एप्लीकेशन जो हैं सिलेबस में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम एक चादर ले रहे हैं जो कि इस तरह से हम कुचालक चादर है और ये मान लिया धनावेशित है पूरी तरह से। तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी आवेशित चालक जो है कुचालक चादर से, वो क्या निकल रही होंगी, साइड वाइज दोनों तरफ, इसके मान लिया दाहिनी ओर की तरफ बाईं ओर की तरफ विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। तो इस चार्ज आवेश वितरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी हम जो है एक बेलनाकार गार्डियन पृष्ठ लेंगे और इस चादर से मान लिया r दूरी पर कोई बिंदु है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए हम एक बेलनाकार इस तरह से पृष्ठ ले रहे हैं और ठीक इसी तरह से इधर भी लेते हैं। ये अब इसमें भी बेलनाकार पृष्ठ है, तो दो समतल पृष्ठ हैं और एक जो है वक्र पृष्ठ है। विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से दोनों तरफ बाईं तरफ दाहिनी तरफ जा रही हैं। अब हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अलिए ये r दूरी है। अब इस पृष्ठ जो समतल पृष्ठ है, यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे ds और यहाँ पर उसका क्षेत्रफल सदिश लेंगे, ds हो गया और E की दिशा भी यही हो जाएगी। ठीक वैसा ही इधर भी होगा, भाई इसके बाईं ओर भी विद्युत बल रेखाएं जा रही होगी बाईं ओर की तरफ, बाहर की तरफ, तो ये हमारा ds हो गया और E की दिशा भी यही हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ पर ds लेंगे, उसकी दिशा ये हो जाएगी और E की दिशा यहाँ पर ये होगी। तो वक्र पृष्ठ के लिए ds और E के बीच 90 डिग्री का कोण है और दो जो समतल पृष्ठ हैं उनके लिए E और ds के बीच में 0 डिग्री का कोण है, ठीक है ना।
आवेशित चादर का पृष्ठ घनत्व बराबर हो जाएगा सिग्मा, तो आवेश बटे क्षेत्रफल, एरिया, आवेश बटे क्षेत्रफल, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा गुणा ए, या कहें सिग्मा गुणा क्षेत्रफल। आवेशित चादर के निकट बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गाजियन पृष्ठ लेते हैं। अतः इस पृष्ठ गॉज के नियम के अनुसार इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है E डॉट ds, और ये एक सर्किल बना दिया, बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी ये जो पृष्ठ हमने गाजियन पृष्ठ लिया है, ये कितना चार्ज अपने अंदर बंद किए हुए है, वो बटे जो है वायु निर्वात की विद्युतशीलता, क्योंकि ये पृष्ठ कहाँ रखा है, वायु निर्वात में रखा हुआ है। तो जैसा कि पिछली बार किया था कि इस पृष्ठ जो गाजियन पृष्ठ हमने लिया है, उसमें जो समतल पृष्ठ हैं उनके लिए अलग से करेंगे, और जो वक्र पृष्ठ है उसके लिए अलग से समाकलन करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो कर्व पृष्ठ है सी लिखा E डॉट ds, प्लस जो प्लेन सरफेस दो हैं उनके लिए अलग से E ds लिखेंगे। यहाँ प्लेन सरफेस सी का मतलब कर्व सरफेस, बराबर हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये डॉट प्रोडक्ट जो है E और ds का, इसको हल करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, तो कोण का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा कोण बन रहा है E और ds के बीच में। E और ds के बीच में प्लेन सरफेस के लिए 0 कोण बन रहा है, यहाँ पर कर्व सरफेस के लिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बराबर हो गया, देखिए E ds cos 90 डिग्री प्लस ये कर्व सरफेस है, प्लेन सरफेस के लिए E ds cos 0 डिग्री प्लस दूसरा प्लेन सरफेस E ds cos 0 डिग्री, बराबर हो गया Q बटे एप्सिलॉन। तो ये तो शून्य हो गया, पहले वाला शून्य, प्लस ये देखिए इसका ये जो एरिया है पूरे का, हम मान रहे हैं कि A है, और इसका भी एरिया A ही होगा। जो प्लेन सरफेस है उनके एरिया A और A है, पूरा एरिया जो पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको हम A मान रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शून्य, ये हो गया E ds प्लेन सरफेस प्लस E ds प्लेन सरफेस बराबर Q बटे एप्सिलॉन। E बाहर है, जितनी दूर पर इधर बिंदु लिया गया है, इधर तल लिया गया, ठीक बाईं तरफ भी जो है उतनी ही दूरी पर जो है हमने तल लिया हुआ है। जितनी दूरी ये है, R दूरी ये है, तो R ही दूरी इधर भी है। हालांकि दूरी का यहाँ कोई रोल नहीं लग रहा है। देखिए P ds प्लस E ds इंटू P इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ds यानी पूरा समाकलन किया जब ds का मतलब पूरा एरिया यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा EA प्लस ये भी EA हो जाएगा, बराबर हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो 2EA बराबर हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो
E बराबर हो जाएगा Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट A। Q बटे A क्या होता है? पृष्ठीय जो है घनत्व की बात हमने अभी की थी, तो सिग्मा बराबर होता है Q बटे A। तो Q बटे A जो आ रहा है यहाँ पर, उसकी जगह हम सिग्मा लिख सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है, देखिए R कहीं नहीं आया, R का कोई रोल नहीं है, R जो आया नहीं है, मतलब इस आवेशित चादर से कितनी ही दूरी पर कोई बिंदु लिया जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहेगी और उसका मान होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चादर अनंत लंबाई की है, इसका विस्तार अनंत तक है। ऐसे केस में चादर के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होगी, वो दूरी पर निर्भर नहीं करेगी। तो इसका यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से आएगा, क्योंकि दूरी पे तो निर्भर कर नहीं रहा। ये है, दूरी इधर लें तो दूरी नियत रहेगी, तो इसका मान क्या होगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट नियत है। तो इस तरह से हमने दो एप्लीकेशन जो है गॉस थ्योरम की डिस्कस की। अभी दो इस पर आधारित, इस जो है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के आधार पर हम छोटे छोटे दो एप्लीकेशन डायरेक्ट इस फार्मूले को लगा करके अगले वीडियो में करेंगे। और एक और एप्लीकेशन जो है, जो कि सिलेबस में है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए। और जो भी प्रॉब्लम है आप समय समय पर हमसे पूछते रहेंगे, तो हम आपको जरूर मदद करेंगे।